कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपकी कक्षा विषय विज्ञान से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध होते हैं। संक्षिप्त में और सही उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर आपकी कक्षा में जो अध्यापन करा रहे शिक्षक हैं उनसे ही मिलान करें। उसके उपरांत ही इन प्रश्नों से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जो छात्र प्राइवेट परीक्षा देना चाहते हैं कक्षा 10वीं की, उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। जो अध्याय के अंदर प्रश्न दिए होते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी प्रश्न अध्याय के अंदर दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और टहलना क्या होता है, इनके मध्य हम अंतर देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। जो अंतर है उन्हें हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना दोनों में अंतर दिया गया है। तो पहले प्रतिवर्ती क्रिया में देखते हैं। पहला बिंदु, यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। अनैच्छिक प्रतिक्रिया जो हमारी जिस क्रिया पर हम स्वेच्छा से कार्य नहीं करते, यह क्रिया अपने आप हो जाती है। जैसे कि अचानक हमें कांटा लग जाता है तो हमारा पैर वहाँ से हट जाता है, या हम अचानक से किसी गर्म बर्तन पर हाथ रख देते हैं तो हाथ उस बर्तन से अपने आप हट जाता है। यह होती है प्रतिवर्ती क्रिया। और टहलना यह एक ऐच्छिक क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है, टहलना एक ऐच्छिक क्रिया होती है। दूसरा बिंदु है, प्रतिवर्ती क्रिया यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि टहलना यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अगला बिंदु, यह अचानक एवं तीव्र गति से होती है, जबकि टहलना यह धीमी गति से होती है। चौथा बिंदु, इसमें शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है प्रतिवर्ती क्रिया में, जबकि टहलना में इसमें संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है। यह हमने अंतर देखा प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना में। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन या सिनेप्स में क्या होता है। इसका उत्तर देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच छोटा खाली स्थान को अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचना सिनेप्स को पार कर पहुंचते हैं। विद्युत तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन का स्राव करती है जो सिनेप्स को पार कर अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन या सिनेप्स क्या होता है यहाँ पर देखा हमने। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। यह सभी प्रश्न पाठ के अंदर के हैं। जो अध्याय के अंदर प्रश्न दिए होते हैं उन सभी के उत्तर हम यहाँ पर देख रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका उत्तर होगा अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह भाग प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है और यह भाग प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। अगरबत्ती की गंध का पता हमें कैसे लगता है या अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अगरबत्ती से रसायन वायु में मिल जाते हैं और सांसों के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। नाक की संवेदी न्यूरॉन गंध को ग्रहण कर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है। अग्र मस्तिष्क में स्थित सूंघने के लिए विशिष्टकृत क्षेत्र गंध का पता लगाते हैं। तो अगरबत्ती की गंध का पता हम इस प्रकार से लगाते हैं। अगरबत्ती से जो रसायन वायु में मिलते हैं वह सांसों के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करते हैं और नाक की संवेदी न्यूरॉन गंध को ग्रहण कर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है और फिर अग्र मस्तिष्क में स्थित सूंघने के लिए विशिष्टकृत क्षेत्र गंध का पता लगाते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। जो अभी हमने पूर्व में प्रतिवर्ती क्रिया समझी थी उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा परिचालित नहीं होती है। यह अनैच्छिक क्रिया है जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इन क्रियाओं की सूचना मस्तिष्क तक अवश्य पहुँचती है जहाँ सोच विचार करने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क की भूमिका प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होती है हमने देखा। वैसे यह क्रिया मस्तिष्क द्वारा परिचालित नहीं होती, लेकिन जहाँ सोच विचार करने की प्रक्रिया अवश्य होती है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है।
पादप में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्राव होता है। ये रसायन पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इन रसायनों को पादप हार्मोन कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन इत्यादि, यह सभी हार्मोन हैं। तो पादप हार्मोन क्या हैं? यहाँ पर हमने देखा पादप में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन का स्राव होता है जो हार्मोन कहलाते हैं, और ये रसायन पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इन्हीं रसायनों को पादप हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे, छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और पिरोए की गति से किस प्रकार भिन्न है? छुई हुई आपने देखी होगी, यदि हम छुई हुई को छूते हैं तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो यह किस प्रकार की गति होती है? या छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और पिरोए की गति से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, छुई हुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। स्पर्श की सूचना का संचारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, जबकि प्रकाश की ओर पिरोए की गति प्रकाशानुवर्तन गति है। पौधे का पिरोए बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा की ओर वृद्धि करती है। तो यहाँ पर हमने प्रकाश की ओर पिरोए की गति से किस प्रकार से भिन्न होती है छुई हुई पादप की पत्तियों की गति, तो यहाँ पर हमने अंतर देखा। और छुई हुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। स्पर्श की सूचना का संचारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, जबकि प्रकाश की ओर पिरोए की गति प्रकाशानुवर्तन गति है, और पौधे का पिरोए बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा की ओर वृद्धि करती है। तो पौधे का पिरोए जो है वह धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा की ओर वृद्धि करती है, जबकि छुई हुई में जो गति होती है वह स्पर्श करने पर तुरंत गति करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। एक पादप हार्मोन जो पादप की वृद्धि करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका उत्तर होगा ऑक्सिन। एक पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। पौधा जब वृद्धि करता है तो उस वृद्धि को बढ़ा देता है, वह है ऑक्सिन हार्मोन। यह जब पादपों में वृद्धि होती है तो उसे बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? तो जब किसी सहारे के चारों ओर प्रतान होता है उसमें वृद्धि ऑक्सिन किस प्रकार से करता है? तो इसका उत्तर देखेंगे हम, प्रतान का जो भाग वस्तु के संपर्क में है उसकी वृद्धि तीव्रता से नहीं होती, जबकि दूसरी ओर का भाग अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है, क्योंकि उस ओर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। विभिन्न दिशाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक होता है। जिस ओर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है उन दिशाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सर्वप्रथम एक पौधे को गमले की मिट्टी में उगाएंगे। मिट्टी को एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी रखेंगे। कुछ दिनों के बाद परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि जड़ें जलीय मिट्टी की ओर विस्तारित हो चुकी हैं। इस प्रकार यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। जलानुवर्तन अर्थात जल की ओर जड़ों का बढ़ना, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम एक पौधे को गमले की मिट्टी में उगाएंगे। मिट्टी को एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी रखेंगे। तो जिस ओर मिट्टी गीली होती है जड़ें उस ओर विस्तारित हो जाती हैं, और यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा, जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में विशेष ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ रसायन का स्राव करती हैं। इन रसायनों को हार्मोन कहा जाता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। तो यहाँ देखा हमने जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा ही होता है। यह एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो जंतुओं के शरीर में ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर होगा, आयोडीन की कमी से हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त लिखा होता है। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यदि आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इसका उत्तर देखेंगे, एड्रीनलिन
रुधिर में स्रावित होने से शरीर में निम्नलिखित अनुक्रिया होती है, जैसे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाता है तथा मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह अधिक होने लगता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर संपन्न होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। मधुमेह या जैसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, तो मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। इसका उत्तर होगा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन रक्त की बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करती है। मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन का स्राव कम होता है, इसलिए ऐसे रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन रक्त की बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का कम स्राव होता है, तो उस इंसुलिन की पूर्ति हेतु मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय कक्षा 10 की पुस्तक से पाठ के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देखे। यहाँ आपको आपकी कक्षा के विभिन्न पाठों के उत्तर इसी प्रकार वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य अध्याय के प्रश्नों के उत्तर, तो आप एक बार कमेंट अवश्य करें, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर समय समय पर आपके अध्यायों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्न के उत्तर पब्लिश किए जाएंगे वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं इस हेतु भी एक कमेंट अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें, और प्रश्नों के उत्तर में कोई कमी यदि आपको महसूस होती है तो उसके लिए भी आप कमेंट अवश्य करें। आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।